नाज़रीन आदाब, मैं शरी यासिर आपका खैर मकदम करता हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत आपके लिए लेकर आया है अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर इंपॉर्टेंट खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल हो। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ खबरें अखबार के में सुर्खियाँ बनकर रह जाती हैं या फिर टीवी पर उनको सिर्फ 2 मिनट का ही वक्त मिल पाता है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। आज हमारे जो अहम मुद्दे हैं उनमें अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी और रिहाई, रेवंत रेड्डी का एक बड़ा बयान सामने आया है, प्रियंका गांधी की संसद में दी गई है उनकी पहली स्पीच पे हम डिस्कशन करेंगे, और फिर वन नेशन वन इलेक्शन बिल जो कि सोमवार को संसद में पेश हो सकता है, उस पर बात करेंगे। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी शाहिद उमर। शाहिद, आपका खैर मकदम है। जी शुक्रिया। शाहिद, सबसे पहले अगर हम बात करें साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की, तो आज सुबह सुबह चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल से उनको रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद वो अपने घर पहुंचे और सभी का शुक्रिया अदा किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं कानून का सम्मान करता हूं, जो हादसा हुआ है वो बेहद दुखद था। पीड़ित परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं, मैं जांच में पूरा सहयोग करूंगा। तो जब इनको कल अरेस्ट किया गया था उस दौरान मतलब काफ़ी सारा हंगामा हुआ था यहाँ पे, जिस तरह से बोला जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार में ऐसी चीज़ें सामने आई हैं, और ये कहीं ना कहीं पहला मामला है, मतलब जो ऐसी कोई भी चीज़ होती है उसको लेकर के। तो यहाँ की जो अपोजिशन पार्टीज है, चाहे वो बीआरएस हो या बीजेपी, उन्होंने भी जमकर निशाना साधा। इस पे जो है किस नेता ने क्या बोला है? देखिए, अगर हम अल्लू अर्जुन की बात करें तो देखा गया कि कल जब उनकी गिरफ्तारी हुई उसके बाद से लगातार तेलंगाना की बात करें या फिर हैदराबाद की बात करें, यहाँ पे ज़ोर शोर से प्रदर्शन होने लगे। वही एक तबका ऐसा था जो यहाँ की सरकार की तारीफ़ कर रहा था, तो वही दूसरा तबका ऐसा भी था जो उसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे कानून व्यवस्था को लेकर। वही अगर हम देखें कि जब उनकी गिरफ्तारी हुई उसके बाद से गिरफ्तारी होने के बाद से 14 दिन उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया, लेकिन वही कुछ घंटे बाद ही यहाँ के हाई कोर्ट से उनको जमानत दे दी जाती है, लेकिन आज सुबह में वो जेल से बाहर हुए हैं। इसी बीच जो केटीआर हैं, बीआरएस के नेता केटीआर, उन्होंने कांग्रेस सरकार पर तंज कसा। इसी के साथ साथ उनका समर्थन बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह का भी मिला। जो गोशामहल से विधायक है टी राजा सिंह, उन्होंने इसकी आलोचना की। इसी के साथ उन्होंने कड़ी निंदा करते हुए कहा कि अल्लू अर्जुन को उनके नियंत्रण से बाहर विफलताओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। उन्होंने आगे लिखा कि आखिरकार जो भगदड़ की घटना जो हुई है उसमें पुलिस विभाग की जो है वो घोर विफलता है। तो उन्होंने जो ये भागदौड़ हुई उस पर पुलिस प्रशासन जो है तेलंगाना की, उस पर सवाल खड़ा किया कि आखिरकार जब इतनी बड़ी संख्या में वो लोग वहाँ पे शामिल होने वाले थे तो और जो उनकी मौत हुई है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं पुलिस के हाथ है, और अगर भागदड़ में मौत होती है तो बगैर किसी आरोप के आप उनको गिरफ्तार कैसे करते हैं। वही पुलिस का स्टेटमेंट कल देखा गया, ये भी पुलिस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है, देखा जा रहा है लगातार यहाँ पे हैदराबाद में अभी आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। पुलिस ने ये कहा है कि जितने लोगों को शामिल होने की बात कही गई थी उसका पूरा भी ब्यौरा जमा नहीं था, और उसमें ज़्यादा संख्या में लोगों को शामिल होने की वजह से ये भगदड़ हुई, जिसके बाद से वहाँ पे एक दंपत्ति की मौत हुई। हालांकि पुलिस अपनी अलग प्रतिक्रिया दे रही है, वही विपक्ष की बात करें तो वो अपना अलग प्रतिक्रिया दे रहा है। अगर हम केटीआर की बात करें तो केटीआर ने भी इसको असुरक्षा की पराकाष्ठा करार दिया था, और उन्होंने भी जो रेवंत रेड्डी है उस पर सीधा हमला बोला था। लेकिन वही अगर हम देखें तो कल ट्विटर सोशल मीडिया पर भी काफ़ी जो एक्स है उस पर कई तरह के ये ट्रेंड चलने शुरू हुए। कोई तो अल्लू अर्जुन के समर्थन में उनको रिहाई की मांग कर रहा था, तो वही कुछ लोग जस्टिस की बात कर रहे थे जिसमें एक महिला की मौत हुई है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जिस तरह से कल अल्लू अर्जुन को अरेस्ट किया गया है उसका मामला ये था कि उनको लोअर कोर्ट ने जो है 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद वकीलों ने हाई कोर्ट का रुख किया और यहाँ से अल्लू अर्जुन को अंतरिम जमानत मिल गई। हालांकि तेलंगाना हाई कोर्ट ने उन्हें 4 हफ्ते की अंतिम जमानत दी है। हालांकि कल की रात उन्हें जेल में ही बितानी पड़ी, क्योंकि अधिकारियों को देर रात तक जमानत आदेश नहीं प्राप्त हुए थे। लेकिन जिस तरह से शायद हमने यहाँ देखा कि एक भगदड़ हुई, इसमें एक महिला की मौत हो गई, उसी तरह की एक भगदड़ उत्तर प्रदेश में भी हुई थी, जो कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। तकरीबन मुझे लगता है कि 100 से ज़्यादा लोगों की वहाँ पे मौत हुई थी। और उसके लिए जब चार्जशीट बनाई गई है, उस जांच के दायरे में जिन लोगों को आना है उसमें उस बाबा का नाम शामिल नहीं है जिस बाबा की वजह से वहाँ पे भगदड़ हुई थी, जिस बाबा के पैर छूने की वजह से वहाँ पे भगदड़ हुई थी।
तो आप एक तरह से ये भी देखें कि यूपी प्रशासन और यूपी गवर्नमेंट किस तरह काम करी, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ का कैसा है, और वहीं तेलंगाना की अगर हम बात करें, तेलंगाना के पुलिस, तेलंगाना का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, क्योंकि उन्होंने उस बाबा का नाम नहीं लिखा है, क्योंकि उस बाबा का नाम लिखने के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि शायद हमारा वोट बैंक थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे रेवंत रेड्डी को अगर आप देखें तो रेवंत रेड्डी जब से जब से यहाँ पे मुख्यमंत्री बने हैं, जब से कांग्रेस सरकार में आई है, तब से उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिसके बारे में और जो क्या बोलते हैं राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो कहीं ना कहीं हिचकिचाते। जिस तरह से हाइड्रा वाला केस जो हुआ था, हाइड्रा में भी उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसमें उनको ये पता है कि हमारे काफ़ी सारे वोटर्स हमसे दूर जा रहे हैं, और भी कई क्या बोलते हैं ऐसे उन्होंने फैसले लिए हैं जिसको लेकर के नज़र आ रहा है उनको भी या उनकी पार्टी को भी नज़र आ रहा होगा कि इससे कहीं ना कहीं हमारे वोटर्स हमारे खिलाफ जाएंगे। लेकिन फिर भी वो अपने वादों पे अपना जो मतलब जो उन्होंने बताया है या जो क्या बोलते हैं कानून बनाया है उस पर वो अड़े हुए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो एक मुख्यमंत्री ऐसा है हिंदुस्तान में, और वो भी साउथ में, जो वो कहता है उस पर वो अड़ा हुआ है। और जिस तरह से कल उन्होंने एक क्या बोलते हैं इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने बोला है कि भाई हमने जो है क्या बोलते हैं यहाँ पे 1 साल बिताया है, 1 साल की हमारी क्या बोलते हैं गवर्नमेंट पूरी। उन्होंने बताया कि 21,000 करोड़ रुपए का किसान का कर्ज माफ़ किया गया है और 55,000 सरकारी नौकरियाँ दी गई हैं, और यहाँ की महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू हुई है। वहीं 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी गई और 500 रुपये में सिलेंडर और 10 लाख रुपए का क्या बोलते स्वास्थ्य कार्ड दिया जा रहा है। वहीं उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि हमने जो वादे किए थे वो हमने पूरे किए हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री ने 2014 में आने के मतलब जब वो आ रहे थे, जब इलेक्शन हो रहे थे, जब वो अपना प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने जो वादे किए थे क्या वो उन्होंने पूरे किए? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की आपने बात की, ये काफ़ी गंभीर विषय है और मुझे लगता है कि इस पे जो देश की आम जनता है, जो आम नागरिक है, उसको सोचने के लिए छोड़ देना चाहिए कि सोशल मीडिया पे ये दावे किए जा रहे हैं कि एक तरफ तेलंगाना में एक की मौत के बाद इतने बड़े सुपरस्टार जो कि हाल ही में उनकी पुष्पा मूवी आई, उसके बाद से पुष्पा 2 मूवी आई, और उसमें एक महिला की मौत के बाद यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर काम करता है उसके तहत उनकी गिरफ्तारी होती है। यहाँ तक कि गिरफ्तारी के बाद उनको 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। वो अलग मामला है कि माफ कीजिएगा, हाई कोर्ट ने यहाँ की हाई कोर्ट ने उनको जमानत दे दी। वही अगर हम देखें कि सोशल मीडिया पे ये दावा किया जा रहा है कि आखिरकार जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव की अभी तक लगभग 778 लोगों की मौत हुई है, इतने मौत होने के बावजूद उनका इस्तीफा नहीं आया। वही उत्तर प्रदेश का आपने जिक्र किया कि वहाँ पे सत्संग में करीब 121 लोगों की मौत हुई थी और वहाँ की जो पुलिस चार्जशीट दायर करती है उसमें उस बाबा का नाम तक नहीं आता है। तो इससे आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से तेलंगाना में कांग्रेस की गवर्नमेंट है और यहाँ पे बगैर किसी वोट बैंक की राजनीति के तहत वो अपना जो यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है उसके तहत काम कर रही है। और वही एक की मौत पे इतने बड़े सुपरस्टार की गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन वही उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे भाजपा की गवर्नमेंट है और वहाँ पे 121 लोगों की मौत होती है, लेकिन गिरफ्तारी तो दूर, चार्जशीट जो दायर होता है उसमें बाबा का नाम तक सामने नहीं आता है। कल देखा गया कैसे रेवंत रेड्डी किसी चैनल में एक चैनल में इंटरव्यू कर रहे थे और उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहा कि किसी एक महिला की मौत हुई है, आप उस पर सवाल नहीं कर रहे कि आखिरकार उसका परिवार कैसा है, उसके लोग कैसे हैं, उसके घर वाले कैसे हैं, उसका एक बेटा है ऑलरेडी वो अस्पताल में भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है। तो आप उसके पक्ष में सवाल करने के बजाय आप ये पूछ रहे हैं कि आपने गिरफ्तारी कैसे किया। देखा गया जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो वो संसद के बाहर उनसे जब मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने ये कहा कि हम पता करते हैं, उसके बाद इस पे हम अपनी जवाब देते हैं। इंटरव्यू में उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि वो अपना कॉर्पोरेट का काम करते, एक तरफ पैसा लगाते हैं, दूसरी तरफ पैसा निकालते हैं, तो वो तो कोई हीरो हुए नहीं। असल तो ये होगा कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हो तो क्या उन्होंने पाकिस्तान से जंग जीत कर यहाँ पे आए हैं कि उनको ऐसे काम किया जाए। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि असल हीरो मैं हूं। तो देखा जा सकता है कि किस तरह से रेवंत रेड्डी से सवाल करने पर उन्होंने तीखा इस तल के लहजे में जवाब दिया। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर गिरफ्तारी न हो, क्योंकि देखा गया कि बीआरएस की बात करें या फिर भाजपा की बात करें तो अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो भी कांग्रेस को घेरने की पूरी तरह से कोशिश की जाती, और गिरफ्तारी होने के बाद भी जिस तरह से कांग्रेस को घेरने की कोशिश की जा रही है और वही दूसरी तरफ जिस तरह से रेवंत रेड्डी जो है वो अपनी स्टैंड पूरी तरह से क्लियर किए हुए हैं, तो इसे साफ तौर पर लगता है कि यहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर कैसे काम कर रही है और रेवंत रेड्डी जो है जो लगातार यहाँ पे कानून व्यवस्था कायम करने की बात करते हैं और अभी जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, ये अपने आप में तेलंगाना की तस्वीर एक अलग तरीके से इतिहास में शायद दर्ज हो सकती है। बिल्कुल सही है कि जिस तरह से रेवंत रेड्डी जो हैं, शायद आपने देखा है कि जिस आज़ादी के साथ काम कर रहे हैं
मतलब उनको ये नहीं है कि हमें जा करके दिल्ली में कोई जवाब देना हाईकमान को। हालांकि अभी ये बात कही जा रही कि वो जो दिल्ली गए हुए हैं तो शायद यहाँ का जो कैबिनेट विस्तार होना है उसके बारे में चर्चा करने गए हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे पद हैं जो खाली पड़े हुए हैं जिनको भरना बेहद ज़रूरी है। 1 साल हो गया अभी तक वो पद भरे नहीं गए हैं। वहीं अगर हम आगे चलें तो दिल्ली में कल बहुत ही मतलब कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि कांग्रेस की नई एमपी जो बनी है प्रियंका गांधी, उन्होंने कल संसद में अपनी पहली स्पीच दी और उनकी पहली स्पीच तकरीबन 35 से 40 मिनट के दरमियान थी। और उस स्पीच में उन्होंने कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है इस वक्त बीजेपी या एनडीए कह सकते हैं, तो उसको पूरी तरह से उधेड़ के रख दिया है। और जिस तरह से उन्होंने कल बात की, उन्होंने कहा है कि देश के 75 सालों के इतिहास में अभिव्यक्ति, उम्मीद और आशा की ज्योति कभी नहीं बुझी है। लेकिन अभी जो चीज़ें सामने आ रही हैं, अभी जो वक्त सामने आ रहा है, अभी जो लोग इस तरह की मतलब यहाँ पे वो कर रहे हैं राजनीति, उसमें कहीं ना कहीं ये नज़र आता है कि शायद आगे चल के इन चीज़ों में कुछ गड़बड़ी पैदा। देखिए, देखा गया कल का जो संसद सत्र था उसमें अगर सबसे ज़्यादा किसी पर नज़र टिकी तो वो प्रियंका गांधी वाड्रा थी, जो कि देखा गया कि सदन के बाहर तो वो लगातार रोड पे आवाज़ उठाती थी, महिलाओं से मिलती थी। हालांकि लेडीज हूँ लड़ सकती हूँ, महिला लड़ सकती हूँ, ऐसे तमाम उन्होंने नारा दिया। कल जिस तरह से संसद में उनकी स्पीच करीब 30 मिनट से ज़्यादा की स्पीच उन्होंने दिया और बगैर रुके उन्होंने लगातार 30 मिनट बात की, और इसी के साथ उन्होंने बीजेपी का जो कई नेता जो शामिल थे संसद के अंदर खुद बैठे हुए थे, सभी ने खामोशी इख्तियार किया हुआ था। हालांकि बीच में वो एक जगह कोई किसी घटना के बारे में उन्होंने जिक्र किया, उसके साथ कोई सत्ता पक्ष की तरफ से किसी ने शायद मुस्कुराए, उस पर भी उन्होंने तल्ख लहजे में उनको जवाब दिया। कल देखा गया कैसे संविधान के साथ साथ उन्होंने कई घटनाओं का जिक्र किया, जिसमें संभल का मामला था, मणिपुर का मामला था और भी तमाम कई ऐसे मुद्दे थे जिन्होंने उस मुद्दों को उन्होंने बेबाकिस उठाया। इसी के साथ उन्होंने कल जो सत्ता पक्ष है उसको कायर तक कई इल्ज़ाम लगाए, उन्होंने आज़ादी का भी जिक्र किया। और कल जिस तरह से उनकी स्पीच काफ़ी वायरल भी हुई, उसमें लोगों का ये भी कहना था कि जो संसद में प्रियंका गांधी ने जो अपनी बात रखी है वो एकदम निष्पक्ष रखी है और इससे जो सत्ता पक्ष है वो पूरी तरह से डामाडोल हो गया। लेकिन अभी जो खबरें सामने आई कि आज आपने जिक्र किया कि उनकी जो कायर की जो बात थे, जो शब्द थे, उसको शायद अब जो वहाँ से हटाया जा रहा है, कार्रवाई से उसको हटा दिया गया है। जी, संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया। लेकिन अब अपने आप में सवाल ये खड़ा होता है कि पिछले कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने खुद ओम बिरला से मुलाकात की थी और उनके ऊपर जो आपत्तिजनक बातें कही जा रही हैं वो बाकायदा ओम बिरला से मिल रहे हैं और वो उन सब शब्दों को हटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो शब्द हटाए नहीं जा रहे हैं। लेकिन जब सत्ता पक्ष के लिए कोई शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, जब विपक्ष कोई शब्द इस्तेमाल किया करता है तो बगैर किसी नोटिस के, बगैर बताए वो अपने आप में उसको डिलीट कर दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं इससे कि सत्ता पक्ष में किस तरह से डर भरा हुआ है। और इसीलिए शायद उन्होंने घटना का जिक्र किया था कि जो पहले का राजा था वो भेष बदल के, प्रियंका गांधी ने ऐसा कहा था कि वो भेष बदल के पहले लोगों के साथ जाता था, वो देखता था कि हमारा जो शासन है वो कैसा चल रहा है, जो लोग हैं उनकी बातें सुनता था। लेकिन अभी का जो ये अभी जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनको, हालांकि राजा है जो साफ तौर पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि जो अभी के सत्ता में जो राजा है वो तो भेष बदलना चाहते हैं लेकिन अपनी आलोचना वो सुनना पसंद नहीं करते हैं। बिल्कुल, एक आपने जो बात की उससे एक चीज़ याद आई कि उन्होंने कल कहा था कि जो पिछला दौर था उसमें जो है मतलब जो भी चर्चा होती तो बंद हो जाती थी, ठीक है, और उसमें जो है समय समय पर देश की जनता जो है वो सत्ता को खुलकर जो है कहीं ना कहीं ललकारा करती थी और उसकी आलोचना भी करती थी और सरकार से जवाब मांगती थी। लेकिन आज के दौर में चर्चा बंद हुई है। आज जो है जो दौर है उसमें ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। उन्होंने कहा है आज जनता को सच बोलने से कहीं ना कहीं डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। पत्रकार हो, प्रोफेसर हो, छात्र हो या फिर कोई नेता हो, जो अगर सवाल करता है तो उसके घर में ईडी भेज दी जाती है। इस तरह की धमकियां दी जाती हैं कि वो अगली बार सवाल ही ना कर सको। जिस तरह आपने बोला है अभी कि जो मतलब क्या बोलते पहले का जो होता था राजा वो भेष बदल के जाता था, इसी तरह मुझे अभी एक चीज़ याद आई कि जब चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे देश के, तो वो एक थाने में गए, उन्होंने कहा कि रिपोर्ट लिखवानी है, उसने कहा कि रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। फिर उन्होंने बोला नहीं भैया रिपोर्ट लिखवानी है, तो वो गए, तो उसने कहा ठीक है हमें कुछ पैसे दो। उन्होंने पैसे दिए उसको, उसके बाद फिर उसने कहा अपना नाम बताओ,
तो जब उन्होंने अपने मुंह से वो हटाया रुमाल और अपना नाम बताया है तो उसकी हाथ पैर फूल गए पुलिस वाले के। वो प्रधानमंत्री थे और वो अपनी एक रिपोर्ट लिखवाने के लिए गए थे। रिपोर्ट लिखवाना कम था, लेकिन उस जगह का जायज़ा लेना था कि यहाँ पे किस तरह से काम हो रहा है। तो आज की डेट में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे अगर अडानी के बारे में सवाल किया जाता है तो वो कोई जवाब नहीं दे। पहली बात तो उन्होंने अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की है। और जिस तरह से पहले हमने देखा है कि जो भी प्रधानमंत्री थे वो अगर विदेश जाते थे, वहाँ से वापस आते थे, तो एक बहुत बड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, उनके सामने कई सारे माइक्स लगे होते थे और कोई भी रैंडमली कोई क्या बोलते किसी भी तरह का सवाल कर सकता था। लेकिन आज के प्रधानमंत्री जाते हैं तो हाथ हिलाते नजर आते हैं, आते हैं तो जेपी नड्डा जी उनको फूल देते हुए नजर आते हैं, बस इतना ही होता है। नहीं, अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो देखा गया कि जब विपक्ष कुछ साल पहले जब उन पर लगातार प्रेशर बनाया था तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उसका तो आयोजन किया गया, लेकिन उसमें भी जवाब सिर्फ अमित शाह दे रहे थे। उसमें उन्होंने बोला था कि हमारे पार्टी के अध्यक्ष ये हैं तो जवाब यही देंगे। प्रधानमंत्री नहीं खेल रहे थे, वो खुद साइड बैठे हुए थे। बिल्कुल। लेकिन अब देखा गया कल जिस तरह से संसद में प्रियंका गांधी वाड्रा काफ़ी तल्ख लहजे में उन्होंने अपनी स्पीच दी, इसी के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री को भी वहाँ पे नहीं छोड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं यहाँ पे अभी तो नई हूँ, 15 दिनों से आ रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इतने बड़े मुद्दे हैं, लेकिन इस मुद्दे के बावजूद जो देश के प्रधानमंत्री है वो सिर्फ एक दिन दिखे और वो भी सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो प्रियंका गांधी वाड्रा है वो लगातार, हालांकि देखा गया संसद के बाहर वो लगातार विपक्ष को लेकर एक आवाज़ बनती थी, वो सत्ता पक्ष पे सवाल खड़ा करते थे, लेकिन अभी जिस तरह से संसद में जाकर वो आवाज़ उठा रही, यकीनन एक बल उनको मिला है। और इसी के साथ अगर हम आज की बात करें तो गिरिराज सिंह ने उन पर पलटवार किया और उन्होंने ये कहा कि प्रियंका गांधी बड़े घर में पैदा हुई है, इसीलिए उनको कुछ ज़्यादा पता है नहीं कि वो जो लोग सड़क पे रोड पे जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन प्रदर्शनों में वो शामिल हो, फिर उनको पता चलेगा कि असल जो मेहनत है या फिर जो ऐसे लोग जो सवाल उठाते हैं वो है क्या। लेकिन गिरिराज सिंह शायद वो भूल गए कि वही उसी बिहार से वो आते हैं जहां कल बिहार में पटना के जो डीएम हैं वो छात्रों का प्रदर्शन कर रहे हैं और उन पे उन्होंने थप्पड़ मारा था। लेकिन गिरिराज सिंह वहाँ की जो लोकल की पॉलिटिक्स है या बिहार की पॉलिटिक्स उस पर बात नहीं करते। वहाँ पेपर लीक के मामले सामने आए, बच्चों ने प्रदर्शन किया तो उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन ये मामला अगर हिमाचल प्रदेश में हो और तेलंगाना में हो तो गिरिराज सिंह भी बेबाकी से अपनी बात रखने लगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल बिहार में जो घटना हुई है, बीपीएससी का पेपर बताया जा रहा था कि लीक हुआ है, उसके विरोध में छात्र क्या बोलते प्रदर्शन कर रहे थे। उसी में डीएम साहब आए, उन्होंने एक छात्र को थप्पड़ मार दिया है और थप्पड़ भी कोई मुझे नहीं लगता कि हल्का फुल्का मारा गया, तो छात्र गिर गया था, वो इस तरह से थप्पड़ मारा गया है। और इस पे अब आपने अगर उनकी बात की गिरिराज सिंह की, तो गिरिराज सिंह से कभी आप अच्छी बात की या समझ वाली बात की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ये गिरिराज सिंह जब भी बोलते हैं तो राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, या फिर अगर क्या बोलते इधर होंगे तो ओवैसी, या फिर यूपी की बात करें तो यूपी में क्या बोलते हैं अखिलेश यादव, अगर वो बिहार के बारे में कभी बोलेंगे तो फिर तेजस्वी यादव के बारे में बोलेंगे। उसके अलावा उनके पास कोई टॉपिक है नहीं बोलने के लिए। और यही गिरिराज सिंह है जिन्होंने अभी क्या बोलते 2-4 दिन पहले ही है, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी या सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो है देशद्रोही हैं, इनके लिंक जो है जॉर्ज सोरस ने। और जॉर्ज सोरस ने इतना बोला था कि देश के हमारे जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं वो जो है उस तरह से काम नहीं कर रहे जिस तरह से पहले प्रधानमंत्री काम कर चुके हैं। उसको लेकर के बीजेपी घेर रही है, हालांकि वो चीज़ें अभी क्लियर हो ही नहीं है। यहाँ पे अडानी वाला मामला क्लियर है। अडानी कल या परसों एक बात हुई है जो कि शशि थरूर ने पूछा है कि पोर्ट बनाया जा रहा है, लेकिन उसके लिए रोड अभी तक नहीं बन रही है। तो हमारे देश के क्या बोलते जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, वो खड़े होते हैं, वो कहते हैं नहीं मैंने उनको बोला था, अब उनका माइंड थोड़ा चेंज हो गया तो अब किसी और को देखेंगे रोड बनाने के लिए। मतलब वो प्रोजेक्ट दिया गया अडानी को, लेकिन अडानी जी का फिर माइंड चेंज हो गया। तो वो पोर्ट तो बनना है लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए रोड नहीं बन रही। नहीं, देखिए अगर राहुल गांधी में अगर अडानी की बात करें या फिर सरोज की बात करें तो अडानी का जो मुद्दा है वो साफ तौर पर दिख रहा है कैसे अमेरिका की तरफ से एलिगेशन लगाए गए हैं, बाकायदा उसके सबूत दिखाए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम सरोज की बात करें तो पिछले 1 सालों से बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि संसद में जब ये बात हुई तो विपक्ष का खुद कहना था कि इस पर जांच हो, जांच में हम भी सपोर्ट करेंगे। अगर मामला दिखता है कि हाँ इसमें विपक्ष या जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं उसका कुछ हाथ है तो हम उस पर पूरी तरह से हम बात करने के लिए तैयार है। लेकिन अडानी के जब मुद्दे मामले सामने आए तो उस पर
विपक्ष लगातार सरकार को सत्ता पक्ष घेरने की कोशिश की, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से अडानी को लेकर चर्चा तो करने की दूर बात है। हालांकि उसके तरफ से खुद बात रखे जा रहे हैं और यहां तक कि ये कहा जा रहा है कि अडानी मुद्दे को लेकर देश को भटकाने की कोशिश की जा रही है और देश की अर्थव्यवस्था को उससे जोड़ा जा रहा है। तो आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि किस तरह से जो सत्ता पक्ष है या प्रधानमंत्री है वो खुद किसी पार्टी या फिर सत्ता पर निर्भर न होकर वो अडानी पर निर्भर है और एक एक करके हर एक जो बड़े प्रोजेक्ट हैं वो अडानी को देने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं और दे भी रहे हैं। और विपक्ष की बात करें तो विपक्ष इस बात का आरोप लगाते रहा लगातार कि अभी जो देश में बिजली महंगे हो रहे हैं इसका कहीं ना कहीं एक वजह अडानी है। बिल्कुल, जिस तरह से इस वक्त संसद चल रहा है उसी में आज एक खबर आई कि केंद्र ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक अहम क्या बोलते कदम उठाया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सोमवार को लोकसभा में 2 यूनियन टेरिटरीज क्या बोलते संशोधन बिल 2024 और संविधान संशोधन बिल 100 और 29 पेश करेंगे। सरकार का उद्देश्य देश में एक साथ लोकसभा और राज्यसभा चुनाव कराने के लिए क्या बोलते संविधान में संशोधन करना है। ये बिल वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब सोमवार को क्या बोले जो हमारा संविधान है उसमें संशोधन के लिए बिल पेश किया जाएगा और उसके बाद फिर वन नेशन वन इलेक्शन पे आगे की कार्रवाई शुरू होगी। आगे की कार्रवाई इन द सेंस बहस वहाँ पे वो होगी, बहस होगी। बहस के बाद फिर ये अगर लोकसभा से तो पास हो जाएगा, लेकिन राज्यसभा में इसके लिए अभी भी थोड़े मसले टाइट होंगे क्योंकि क्या बोलते हैं एनडीए के पास वहाँ पे सीटें कम हैं। और जिस तरह से बोला गया कि 2029 तक वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए सरकार को संविधान और केंद्र शासित प्रदेशों के क्या बोलते विधानसभा से संबंधित कानूनों में संशोधन करना होगा। 2029 तक इन चीज़ों पर संशोधन करके आगे के जो चुनाव होंगे उसमें कहीं ना कहीं इन चीज़ों को रखा जाएगा। लेकिन कल वही जब बात हो रही थी कि वन नेशन वन इलेक्शन कैसे होगा तो समाजवादी पार्टी के एक क्या बोलते सांसद है राज्यसभा, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से ये वो लेके आए थे महिलाओं के लिए आरक्षण बिल लेके आए थे वो अभी भी पड़ा हुआ है, उसी तरह ये भी लेके आएंगे और ये भी पड़ा रहेगा। देखिए अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें तो देखा गया कि बीजेपी काफ़ी लंबे समय से उसको भुनाने की कोशिश कर रही है और बीजेपी का एक अहम मुद्दा भी है। अब आने वाले वक्त में ये कितना सुचारू रूप से शुरू होता है या नहीं होता है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो सोमवार को अभी जो संसद सत्र चल रहा है उसमें ये बिल पेश किए जाएंगे और यकीनन हंगामा होने को है। अगर हम देखें आपने भी इस बात का जिक्र किया कि राज्यसभा में मुश्किल हो सकती है, लोकसभा की अगर बात करें तो उसमें भी क्योंकि इस बार बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है कि किसी भी बिल को पास करा दे। किसी भी बिल को पास कराने से पहले उनको बिहार और आंध्र प्रदेश आना जरूरी होता है। अगर इसमें विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है कि अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं तो फिर जो क्षेत्रीय पार्टी है वो कहाँ जाएंगी। वही अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी लगातार ये तर्क दे रही है कि 1967 से पहले 1967 तक जो इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन होते तो उस पर कांग्रेस खामोश क्यों है। इस पे वन नेशन वन इलेक्शन पे भी कई तरह के सवाल विपक्ष भी उठा रहा है कि आखिरकार जब एक साथ आप 4 राज्य में चुनाव नहीं करा सकते हैं, 2-2 करके राज्य में चुनाव करा रहे हैं तो एक साथ आप इतनी पुलिस प्रशासन जो है सुरक्षा बल कहाँ से तैनात करेंगे, इतने लोग कहाँ से लाएंगे कि आप एक साथ एक देश में एक चुनाव कराएं। वही अगर हम ये रीजनल पार्टियों की बात करें तो देखा जाता है कि विपक्ष जो है या फिर तमाम तरह की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो लगातार बीजेपी पे यही आरोप लगाती हैं कि जो बीजेपी है वो क्षेत्रीय पार्टी को तोड़ना चाहती है। तो क्या वन नेशन वन इलेक्शन जो ये मुद्दा है उसको लाकर सच में बीजेपी इसके आड़ में क्षेत्रीय पार्टी को तोड़ देगी। और अगर वन नेशन वन इलेक्शन आते हैं तो लगातार विपक्ष ये भी दावा कर रहे हैं कि अगर कहीं पे किसी सरकार गिर जाती है और वहां पे फिर तो आप कैसे वहां पे सरकार बनाएंगे और सरकार नहीं बनती तो इसका मतलब ये है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू होगा और जब राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो उस राज्य में भी आप हुकूमत करेंगे जहां पे आपकी हुकूमत ना हो। तो इस तरह के तमाम दावे किए जा रहे हैं जो विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन है जो कि पूर्व राष्ट्रपति के सामने ये उनकी जांच कमेटी बैठी थी, उसके बाद से रामनाथ कोविंद ने इसको आगे बढ़ाया और आने वाले वक्त यानी सोमवार को ये जो बिल है सोमवार को संसद में पेश होगा। अब देखने वाली बात होगी कि जब पेश होते हैं बिल तो इसमें कितना हंगामा होता है और हंगामा तो यकीनन होना है। लेकिन आने वाले वक्त में इस काम को लेकर जो विपक्ष है या फिर सत्ता पक्ष की जो बागडोर है देखने वाली बात होगी कि आखिरकार ये कितने कारगर साबित होता है। बिल्कुल, जिस तरह से संसद में वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है उसको लेकर के काफ़ी सारे नेताओं का अपोजिशन में जो नेता हैं उनके बयान सामने आ चुके हैं और वहीं पे कुछ ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो कि ना एनडीए में हैं ना इंडिया गठबंधन में हैं, उनके भी बयान सामने। उन्होंने भी कहा है कि ये संविधान ये मतलब देश के लिए सही फैसला नहीं है देश क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री का,
क्योंकि ये सीधा प्रधानमंत्री का एक ऐसा मोटिव है जो वो 2014 से इस पे काम कर रहे थे, ऐसा बोला जा रहा है। और जब रामनाथ कोविंद जी अपने उससे क्या बोलते हैं, उनकी प्रेसिडेंशियल ख़त्म हुई है, उसके बाद से उनको इस काम में लगा दिया गया था। और जो समिति थे उसके अध्यक्ष यही थे, उसको लेकर के अब इन्होंने अपना ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। और वहीं अगर बात करें कि 16 तारीख को मतलब सोमवार को जो संसद में क्या बोलते संशोधन के लिए ये पेश होगा, उसको लेकर के सांसदों को इसका ड्राफ्ट बांट दिया गया है। अब सांसद जितने भी सांसद हैं वो इस पे क्या बोलते हैं अपनी अपनी राय रखेंगे, पढ़ेंगे, अपनी राय रखेंगे। वहीं आज की एक जो बड़ी खबर है वो ये है कि संसद में असदुद्दीन ओवैसी ने रोहिंग्या के हिंदुओं को लेकर के एक बड़ा क्या बोलते हैं बांग्लादेशी और रोहिंग्या हिंदुओं को लेकर के एक बड़ा मुद्दा उठाया, जिसको लेकर के देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बयान दिया है। देखिए संसद में क्योंकि देखा गया कि जो बांग्लादेश पड़ोसी मुल्क जो बांग्लादेश है वहाँ पे लगातार जो हिंदू हैं और जो अल्पसंख्यक है उस पर अत्याचार किया जा रहा था। हालांकि अगर हम बांग्लादेश प्रधानमंत्री की बात करें, वहाँ पे सत्ता पक्ष की बात करें, तो उन्होंने इस दावे से खारिज किया है। लेकिन वही इसके जवाब में जो विदेश मंत्री एस जयशंकर उन्होंने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि हम पूरी नज़र उस पर बनाए हुए हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जो हिंदुओं के मुद्दे हैं इस दौरान जो अत्याचारों को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो इस पे जो यहाँ की प्रशासन है वो पूरी तरह से नज़र बनाई हुई है। और उन्होंने ये कहा है कि बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा पर हमारी सरकार लगातार नज़र बनाए हुए हैं। इस मुद्दे को हमने बांग्लादेश की सरकार के सामने भी उठाया है। अभी हाल ही में हमारे विदेश सचिव भी बांग्लादेश के दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश की सरकार के सामने इस मुद्दे को उठाया है। तो देखा गया कि जब से बांग्लादेश में शेख हसीना देश को छोड़कर भागी, हालांकि दावे ये किए जा रहे थे कि अभी भी भारत में छुपी हुई है। वही बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ पे कई तरह की भी तस्वीरें सामने आई हैं जहाँ पे देखा गया कि लोग दावे कर रहे थे वहाँ पे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। लेकिन वहाँ की सरकार की बात करें तो उन्होंने इस दावे से बिल्कुल खारिज किया है। वही जब इस बार का संसद सत्र जब शुरू हुआ तो उसमें तमाम मुद्दे उठे, जिसमें बांग्लादेश का भी जिक्र किया गया। अगर हम उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की बात करें, इकरार हसन ने भी इसको लेकर सवाल खड़ा किया, असदुद्दीन ओवैसी ने किया और तमाम सांसद थे जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया। लेकिन अब जो विदेश मंत्री एस जयशंकर है उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने ये कहा कि उस मुद्दे को लेकर जो हमारी सरकार है उस पर लगातार नज़र बनाई हुई है और हम अभी भी बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इस देश में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप एक तरफ शेख हसीना को अपने घर में बिठाए हुए हैं, ये जो भी विपक्ष में उनका ये कहना है कि शेख हसीना को आप दिल्ली में बिठाए हुए हैं और फिर आप यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ। इस बात की सबसे बड़ी जड़ तो शेख हसीना है। जो भी वहाँ पे हो रहा है, आप शेख हसीना यहाँ बैठी हुई, यहाँ से वो बयानात दे रही हैं, बांग्लादेश वो जा नहीं सकती हैं। तो इस तरह की चीज़ें अब आप ये देखिए कि हिंदुस्तान में जो है माइनॉरिटीज़ के साथ क्या क्या नहीं हो रहा है। अभी जो चीज़ हुई संभल में, उसको कौन भूल सकता है। या 2014 से पहले भी 2012 से भूमिका बनाई जाने लगी थी माइनॉरिटीज़ के लिए और यहाँ पे जितनी लिंचिंग्स हो रही हैं उन सबको आप क्या कहेंगे। आप ये तो बोल रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन आप यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो 200 कुछ सालों पुरानी मस्जिदें हैं, जो बहुत पुरानी और अच्छी मस्जिदें हैं, उनके नीचे भी सर्वे के आदेश दिए जा रहे हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल रहा है कि अब कोई आज का फाइल नहीं होगी, वरना तो आप लगे ही रहते हर दूसरे तीसरे दिन। तो इस पे भी बात होनी चाहिए और इस पे भी बीजेपी को सोचना चाहिए कि हमें करना क्या है। इस देश के प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके आना चाहते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री जो हैं जब कहीं ऐसी क्या बोलते हैं कंट्री में जाते हैं जो कि मुस्लिम कंट्री होती, वहाँ पे जाके मुसलमानों से गले मिलते हैं, लेकिन इस देश के मुसलमानों को वो कपड़ा दे के पहचान जाते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री ने अभी तक महंगाई पे कोई बात नहीं की है, लेकिन अगर बात आती पाकिस्तान की तो वो कहते पाकिस्तान में तो बहुत महंगाई चल रही, वहाँ के लोग परेशान हैं, हम पीओके को इसमें लेंगे। नहीं, अब बस एक लाइन जोड़ देते हैं कि अभी देखा जा रहा है कि देश में कैसे लव जिहाद का मामला चल रहा है। लेकिन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर सामने आई जिसमें देखा गया कि एक तरफ करीना खड़ी है और दूसरी तरफ सैफ अली खान खड़े हैं और उनके बेटे का नाम तैमूर। तो इस तरह के तमाम दावे किए जा रहे हैं और ये सिर्फ दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि असल जो मुद्दे हैं उसको भटकाने को लेकर ऐसे तमाम मुद्दे लाए जा रहे हैं। और हकीकत में अगर ऐसे मुद्दे वाजिब होते, देश के लिए ज़रूरी होते, तो आखिरकार प्रधानमंत्री ऐसे लोगों से क्यों मिलते हैं। और अगर ऐसे लोगों से प्रधानमंत्री मिल रहे, इसका मतलब ये सिर्फ झूठी अफवाह हैं। आप लव जिहाद दिखाकर आप लोगों को भटका रहे हैं। असल मुद्दे अगर इस देश की बात करें तो बेरोजगारी है, रोजगार लोगों को कैसे मिले, महंगाई है। तो आप इन सब चीज़ों पर मुद्दा न कर बड़े बड़े शो में सिर्फ ऐसे मुद्दों को लाते हैं जिससे जनता
का दूर दूर तक कोई रिश्ता देखिए, नहीं इस होता है। देश के एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनको ना हिंदुओं से प्यार है, ना मुसलमानों से प्यार है, ना आरएसएस से प्यार है, ना बीजेपी से प्यार है, ना कांग्रेस से नफरत है। उनको सिर्फ अपने आप को एक बड़ा लीडर घोषित करना है जो कि राष्ट्र क्या बोलते हैं जो और दुनिया में जो देश हैं उसमें उसकी एक पहचान बन सके। अब आप ये देखिए कि इतने देश में केसेस हो रहे हैं मंदिर मस्जिद वाले, उस पर उनका कोई बयान सामने नहीं आया है। इतनी देश में क्या बोलते हैं कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। अभी आप देखिए कि मणिपुर पे उनका कोई बयान सामने नहीं आया है। मणिपुर में घटनाएं काफ़ी पुरानी हो गई हैं, उन पे उनको घेरा जाता है, अडानी के मुद्दे पे उनको घेरा जाता है। अब आज वो संसद में आएंगे और अपना भाषण देंगे, उस भाषण में वो क्या क्या बोलेंगे ये तो जब वो बोलेंगे तभी पता चलेगा। लेकिन ये भी नज़र आ रहा है कि वो जो है क्या बोलते हैं जो उन पे इल्ज़ाम लगा दिया अडानी के खिलाफ, उन पे शायद वो कुछ बोलते हैं। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो कि ये बोलते थे जब रुपया गिरता है तो देश के प्रधानमंत्री कहाँ होता है। आज रुपया आज जो है डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, रुपया कितना नीचे आ गया है। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो बोल रहे थे कि 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में ला के देंगे। और इनके साथ में एक बाबा भी मौजूद थे वहाँ पे, योग गुरु क्या बोलते हैं रामदेव, जिन्होंने बोला था कि अब पेट्रोल 35 रुपये लीटर मिलेगा। उसके बाद अभी जब उनसे पूछा गया कि भाई पेट्रोल 35 रुपये लीटर क्यों मिल रहा है, कहने लगे मैं जवाब नहीं दूंगा, तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। तो अगर आपके साथ इस तरह के लोग रहेंगे जो इस तरह की भाषाएं यूज़ करते हैं तो उससे राजा की पहचान तो हो जाती है कि राजा कैसा है। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताया है और क्या बोलते हैं ऐसी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें। और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी शाहिद उमैर को दें इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ। शुभ